सबसे पहला सवाल आता है कि सिटीजनशिप होता क्या है और ये सिटीजनशिप का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर विवरण दिया हुआ है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया हुआ है और क्या मोड्स हैं ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन सिटीजनशिप को लूज़ कैसे किया जा सकता है, एक्वायर कैसे किया जा सकता है, किन किन को ये मिलता है और कौन से प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हम इसमें कवर करेंगे, जो सिटीजनशिप से बात करते हैं, सिटीजनशिप से संबंधित। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे सिटीजनशिप एक्ट जो बताता है स्पेशल प्रोविजंस देता है एज अ स्टैट्यूटरी लॉ फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग सिटीजन। एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज सिटीजनशिप। अब व्हाट इज सिटीजनशिप के अंदर ये जानना जरूरी है कि पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कवर्ड है, ठीक है। तो सिटीजनशिप दो जगह पर हमको देखने को मिलता है। पहली चीज है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। दीज टू डील्स विद सिटीजनशिप। उसके बाद मीनिंग क्या है सिटीजन का, तो पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारे दो चीजें आती हैं, आर्टिकल मतलब आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की रेंज कवर होती है। और इसके अंदर मीनिंग में आते हैं सबसे पहले कि सिटीजन का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है। अ सिटीजन इज अ पर्सन हु इज ग्रांटेड फुल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मेंबर ऑफ नेशन और पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है। तो एनी पर्सन हु इज ग्रांटेड फुल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मेंबर ऑफ नेशन और पॉलिटिकल कम्युनिटी, उसको बोला जाता है सिटीजन, एक जनरल भाषा में, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप किसी को सिटीजनशिप दे रहे हो तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एक सिटीजनशिप मिलने के। तो बेसिक जनरल एडवांटेजेस हैं कि एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे आर्टिकल 15, 16, 19 की जब आप वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा होता है कि नो सिटीजन या दिस राइट इज एंटाइटल्ड टू सिटीजन। वहां पर वर्ड पर्सन नहीं मेंशन होता है, वहां पर वर्ड सिटीजन मेंशन्ड होता है। और क्योंकि वहां पर वर्ड सिटीजन मेंशन्ड होता है तो इसलिए दोज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन एज पर आर्टिकल 15, 16, 19। तो ये एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स हो गए। फिर सेकंड है एक्सक्लूसिवली एंटाइटल्ड टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एमपी, एमएलए ये बनना है अगर आपको, तो आपको एक सिटीजन होना जरूरी है। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। फिर थर्ड बेनिफिट है सिटीजनशिप का कि वोटिंग राइट्स मिलते हैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक बात सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब आ जाते हैं डिफरेंस, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल। अगर डोमिसाइल और सिटीजनशिप में आपको डिफरेंस देखना है तो देखो सिटीजनशिप का बेसिक मीनिंग वही है कि पर्सन हु इज ग्रांटेड फुल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मेंबर ऑफ नेशन। बट डोमिसाइल का मतलब होता है इट इज अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स विद द इंटेंशन टू लिव परमानेंटली। अगर ऐसी जगह जहां पर वो रह रहा है इस इंटेंशन के साथ टू लिव परमानेंटली तो वो डोमिसाइल हो गया, उसका डोमिसाइल रीजन हो गया उसका। सेकंड पॉइंट है कि सिटीजनशिप इज मेजरली यूज्ड फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल पर्पसेस बट डोमिसाइल इज मेजरली यूज्ड फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सिटीजनशिप देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। और थर्ड और यहाँ पर डोमिसाइल के अंदर देयर आर ब्रॉडली टू वेज, दैट इज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन या फिर डोमिसाइल ऑफ चॉइस। तो इन दो तरीके से डोमिसाइल ऑब्टेन हो सकता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डोमिसाइल एंड सिटीजनशिप। आते हैं आर्टिकल 5 पे। आर्टिकल 5 से 11 की रेंज है जो कवर करती है पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इसमें बोला गया कि ही शुड बी अ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला पॉइंट है कि ही शुड बी अ डोमिसाइल विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड और एडिशनली आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उस कमेंसमेंट डेट पर अगर पर्सन शुड बी अ डोमिसाइल विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट था कि दैट इज आइदर बॉर्न इन इंडिया और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया और ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years। तो तीन कंडीशन में से अगर कोई भी फुलफिल हो जाए एंड ये ही शुड बी अ डोमिसाइल विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, then that person would gain the citizenship at the commencement of constitution। तो ये हमारा आर्टिकल 5 बोलता है, सिंपल कंडीशन है इन तीन में से कोई भी एक एंड दिस डोमिसाइल वाला पार्ट। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में हमको कवर करना है, देखो आर्टिकल 6 बात करता है पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनके बारे में, उनकी सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 में दो केस देखने को मिलेंगे, एक बिफोर 1907 1948 और एक आफ्टर 1948। तो अगर दोज पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, मतलब पाकिस्तान से इंडिया आए वो बिफोर 1907 1948, तो उसका केस अलग देखेंगे और आफ्टर का अलग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बिफोर का। तो देखो अब अगर बिफोर 1907 1948 अगर कोई पर्सन माइग्रेट होता है पाकिस्तान से इंडिया
तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, उसको ये दो कंडीशन में, उसको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना होंगी। पहली कंडीशन है कि ही और ईदर और ही या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, या फिर सेकंड कंडीशन है कि ही शुड हैव रिसाइडेड इन विद इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। जिस भी दिन वो पाकिस्तान से इंडिया आया, माइग्रेट हो गया, उस दिन से ही शुड हैव बीन रिसाइडेड इन इंडिया, उस दिन से ही शुड हैव बीन रिसाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा हो माइग्रेशन के बाद। और दूसरी कंडीशन है कि ही ईदर या तो वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। तो ये हो गया, ये तब उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर उस केस में उसको सिटीजनशिप मिलेगी। और ये सिटीजनशिप कब मिल सकती है, जब उसने 1948 के पहले अगर उसने माइग्रेट किया था। अगर इस डेट के बाद उसने पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया किसी पर्सन ने, तो उसको फिर ये पांचों कंडीशन फुलफिल करना होगी। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एंड वर्ड है, क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल करना होगी। तो फिर आप अगर पाकिस्तान से इंडिया आते हो आफ्टर 1948, देन या तो आप या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया एंड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, ठीक है, एंड रिसाइडेड इन इंडिया अंडर द माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। और उसके बाद जब एटलीस्ट 6 मंथ्स आप रिसाइड कर चुके हो आफ्टर कमिंग टू इंडिया, आपने एटलीस्ट 6 मंथ रिसाइड कर दिया, तो फिर आप एप्लीकेशन दोगे फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर एंड रजिस्टर, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एज अ सिटीजन, और फिर उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये है आफ्टर का प्रोसीजर। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 6 कवर्ड। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अगर मान लो जो पर्सन इंडिया में थे वो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, तो उनकी सिटीजनशिप के बारे में क्या है। तो देखो आर्टिकल 7 सबसे पहले इसका जो प्रोविजन स्टार्ट होता है वो नॉट विथस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है, कि नॉट विथस्टैंडिंग आर्टिकल 5 एंड 6। उसका मतलब उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 और 6 को। ठीक है, इतनी सी बात तो क्लियर समझ में आ गई कि आर्टिकल 7 ही ओवरराइड करेगा। अब आर्टिकल 7 के अंदर हमको 2 केसेस पढ़ने को मिलेंगे। पहला ये केस है जिसमें बोला है कि अगर आफ्टर 1 मार्च 1947 अगर पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान तो ही इज़ नॉट अ सिटीजन। ये है पहला केस कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पर्सन माइग्रेट करता है कहाँ, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, तो उस केस में देन ही इज नॉट अ सिटीजन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भले ही वो आर्टिकल 5 और 6 में सिटीजनशिप की कंडीशन फुलफिल कर भी रहा हो, तब भी ही इज नॉट अ सिटीजन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5 एंड 6। यही इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि ये ओवरराइडिंग आर्टिकल है। तो अब लेकिन सेकंड केस आते हैं। अगर आफ्टर 1 मार्च 1947 पर्सन माइग्रेट करता है इंडिया से पाकिस्तान, बट उसके बाद पाकिस्तान से वापस वो इंडिया माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, मतलब इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया था बट पाकिस्तान से वापस अगर इंडिया माइग्रेट कर गया वो, तो पहले वाले में केस में क्या था कि इंडिया से पाकिस्तान गया फिर वो वहीं रह गया, तो अब वो सिटीजन नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा केस है कि इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस वो इंडिया अगर माइग्रेट कर गया तो फिर उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, बट उसके लिए ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक फॉलो करनी होगी। ही विल बी सिटीजन इफ ही हैज रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इन 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ही वुड बिकम अ सिटीजन। मतलब ये कंप्लीट पूरा है हमारा सेकंड केस, ठीक है। अगर इस सेकंड केस में फॉल करना है तो 2 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और आपको पाकिस्तान से वापस इंडिया भी माइग्रेट करना है। और अगर ऊपर वाले केस में हो तो फिर आपको सिटीजनशिप मिलेगी ही नहीं। ये आर्टिकल 7 बोलता है। देन कम्स आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहा है, तो क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? इस बारे में आर्टिकल 8 बात करता है। और आर्टिकल 8 हमको बताता है कि या तो वो ही या फिर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, एंड द वर्ड यूज्ड इज एंड सच पर्सन, कौन सा ये रजिस्टर्ड कौन होगा? ये वाला पर्सन, दिस पर्सन, ठीक है। ये जो पर्सन है, दिस पर्सन ऑफ इंडिया, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इफ दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? बाय द डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर एक्स पर्सन है और वो अगर यूएस में रह रहा है, ठीक है, ही इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और वो इंडियन ओरिजिन का है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बट वो यूएस में रह रहा है, तो वहाँ पर अगर उसको यूएस में रहते हुए इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो कैसे मिल सकती है? या तो वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की यूएस में जो हमारी डिप्लोमेटिक एजेंसीज हैं उन्होंने इस एक्स पर्सन को रजिस्टर कर लिया हो एज अ इंडियन सिटीजन, उन्होंने इस एक्स पर्सन को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर किया हो, तो उस केस में फिर आर्टिकल 8 के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आर्टिकल 9, 10, 11 पे आते हैं। आर्टिकल 9 सिंपल सी बात करता है, ये तीनों बहुत इजी आर्टिकल है। आर्टिकल 9 बात करता है इंडियन सिटीजन लूजेस हिज सिटीजनशिप इफ ही वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर वो किसी और कंट्री की वॉलंटरली सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा है तो ही लूजेस हिज सिटीजनशिप।
आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। अब कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप में इसमें ये बोला गया है कि पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी आर्टिकल 5, 6 और 8 शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब कि जब पार्लियामेंट के लॉज के सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसके पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएगा उन लॉज को आने वाले समय में जो भी लॉज बनाएगा उन लॉज को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 10 ये बोल रहा है कि आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत जो भी पर्सन को सिटीजनशिप मिली दे शैल कंटिन्यू टू बी सिटीजन। ये हो गया आर्टिकल 10। इसके बाद आर्टिकल 11 पे आते हैं। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट्री रेगुलेशंस की। पार्लियामेंट्री रेगुलेशंस के अंदर पहला पॉइंट है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक प्रोविजंस फॉर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रोविजन बना सकती है, और उसी पावर को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट हैज़ मेड द प्रोविजंस इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप एंड वेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बताए गए हैं। तो अब आ जाते हैं इसके बाद आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मूविंग ऑन टू मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अब क्या मोड्स हैं एक्वायरिंग सिटीजनशिप के, तो ये पढ़ेंगे हम सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विच प्रिस्क्राइब 5 वेज। सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 5 वेज प्रिस्क्राइब करता है फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। पहला है बाय बर्थ, मतलब कि जिस सिटी में आप, जिस कंट्री में आप बॉर्न हुए हो उसी, मतलब आप बॉर्न हुए हो अगर इंडिया में तो आपको बर्थ मिल जाएगा। बाय डिसेंट या फिर बाय रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको अथॉरिटीज़ को अप्लाई करना होता है और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर हैं, उसको कंप्लाई करना होगा। या फिर बाय नेचुरलाइजेशन, एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है 7 ईयर्स या 15 ईयर्स का, उसको अगर उतने पीरियड के लिए अगर आप कंट्री में रिसाइड करते हो तो उस केस में आपको बाय नेचुरलाइजेशन आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। या फिर बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, मतलब किसी और कंट्री ने मतलब इंडिया ने अगर किसी और कंट्री को एक्वायर कर लिया है, तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया है तो पाकिस्तान का जो यहाँ पर पाकिस्तान के जो भी सिटीजन्स होंगे तो वो उनको बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी सिटीजनशिप मिल जाएगी अंडर द हेडिंग बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मोड्स ऑफ, ये है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। देन कमिंग ऑन टू वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। तो लूजिंग सिटीजनशिप, अगर कोई सिटीजनशिप लूज कैसे कर सकता है, तो बाय रिनंसिएशन से मतलब है कि बाय वॉलेंटरीली गिविंग अप। ठीक है, अगर आप खुद से ही अगर आप सिटीजनशिप को गिव अप कर देते हो तो वो हो गया। फिर दूसरा है बाय टर्मिनेशन। थर्ड है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ से मतलब है कि अगर लॉ के द्वारा अगर आपने कोई अनलॉफुल एक्ट किया है जिसके कारण से लॉ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपकी सिटीजनशिप लूज हो रही है। या फिर बाय एक्विजिशन, मतलब किसी कंट्री ने एक्वायर कर लिया है। या फिर बाय डेप्रीवेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है विच इज शोइंग डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको डिप्राइव कर सकती है फ्रॉम फॉर सिटीजनशिप। तो ये तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप लूज हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड।